हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 पर। अगर आपने हमारी पहले वाली लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा हमने जितने भी इकोनॉमिक्स में 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हमने PYQ इकोनॉमिक की सीरीज में करवाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। उसी से आपको पता चलेगा कि आपके मतलब जो सही प्रिपरेशन का पता तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के है वो वहीं से लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेटिंग अप ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया। एयरपोर्ट सेटअप करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी बॉडी। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी अगर बॉडी है तो वो किस एक्ट के अंडर बनी है? तो वो एक्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1994 के अंडर ये बनी है, तो इसलिए क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किस ईयर में ये बनी है? 1995 में ये बॉडी बनी है, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंडर बनी है, 1995 में बनी है। किसके अंडर है ये? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर है? ये किसके अंडर है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जुरिडिक्शन के अंदर आती है ये। और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन किस मिनिस्ट्री में आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। किसमें आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में बनी है, इस एक्ट के अंडर बनी है। और ये जितने भी इंडियन स्पेस के अंडर जितने भी स्पेस है उसको सारे को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। जितना भी एंटायर इंडियन स्पेस होता है या फिर हमारी टेरिटोरियल लिमिट से बाहर भी जो इंडिया का स्पेस होता है उसको ये कंट्रोल और मैनेज करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये किसके द्वारा सेट किए गए नॉर्म्स जो है वो फॉलो करती है। किसके द्वारा सेट किए गए नॉर्म्स? वो हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा सेट किए गए जो रूल्स हैं वो ये फॉलो करती है। कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके मेन चीज़ है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है इसके हेडक्वार्टर्स। और इसके अलावा ये एक और चीज़ प्रोवाइड करती है जिसको बोलते हैं CNS मतलब कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलियंस। कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलियंस, ठीक है। तो ये सारे ये चीज़ें ये CNS कौन प्रोवाइड करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हमने ये 4-5 चीज़ें देख ली। किसके बारे में? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो भी 35 लाख से नीचे वाले यही हो गया ना? 35 नहीं, ये 35 से ज़्यादा हो गया। 35 लाख से जो कम पैसेंजर्स वाले एयरपोर्ट है ये उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये उनको रेगुलेट करती है। 35 लाख से ज़्यादा के जो एयरपोर्ट है उनको कौन रेगुलेट करती है? एक और अथॉरिटी है जिसको बोलते हैं AERA, एरा। ये एरा क्या है? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ये सेटअप हुई थी। और 2021 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। जब ये 2008 में बनी थी तब ये था कि ये जो है 15 लाख से ज़्यादा के जो एयरपोर्ट्स हैं ये उनको वो करेगी, उनको मॉनिटर करेगी। 15 लाख से तो ज़्यादा के एयरपोर्ट होंगे एनुअल जिनका पैसेंजर्स का टर्नओवर होगा, वो उनको कौन रेगुलेट करेगी? एरा रेगुलेट करेगी। और 15 लाख से कम वाले को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। लेकिन अभी अमेंडमेंट हुआ 2021 में। एरा किनको रेगुलेट करेगी? जिनका 35 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर, मतलब टर्नओवर इन द सेंस 35 लाख ज़्यादा से जो उसमें पैसेंजर्स आते जाते हैं, ठीक है। तो और जो 35 लाख से ज़्यादा जहाँ पे आए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? मेजर एयरपोर्ट्स।
उनको किस में काउंट किया जाएगा, मेजर एयरपोर्ट्स में उनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट बाय नोटिफिकेशन सेटअप कर सकती है। तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सोल राइट टू ग्रांट ए लाइसेंस फॉर सेटिंग अप एन एयरपोर्ट। और किसी को मेजर एयरपोर्ट बनाने का भी जो मेन नोटिफाइड अगर वो कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है ही, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इज मेट थ्रू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मतलब ज़्यादातर जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की, वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से कंप्लीट होती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कंट्रीब्यूट द मेजर शेयर इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड क्रेडिट। तो मेजर जो शेयर है एग्रीकल्चर और एलाइड क्रेडिट का वो कहाँ से जाता है, तो याद रखना जो मेजर शेयर एग्रीकल्चर और एलाइड क्रेडिट का है वो जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से। शेड्यूल कमर्शियल बैंक से जाता है और ये कितना होता है, 78 से 80% लोग जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर या फिर एलाइड पर्पसेस के लिए। इसके अलावा इसमें 3 ऑप्शन और दे रखे हैं कि एक रीजनल रूरल बैंक, एक कोऑपरेटिव बैंक और एक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर रीजनल रूरल बैंक की बात करें वो तो 78%, तो ये अप्रोक्स 5% रीजनल रूरल बैंक से जो लोग हैं वो लोन लेते हैं। अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो 15 to 16% जो है वो कोऑपरेटिव बैंक से लोग लोन लेते हैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अप्रोक्स 1% यहाँ से लोग लोन लेते हैं। तो ये है 2017 का डेटा। कब का है ये, 2017 का डेटा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अभी का डेटा नहीं है। अगर कोई अभी का डेटा है तो वो आपको करना है। और ये है मेनली कि 2017 तक लोग कहाँ से मैक्सिमम लोन लेते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इससे। ठीक है, और अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 53 पे। 52 हो गया, आ जाते हैं 53 पे। 53 क्या बोलता है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच फॉलोइंग मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंडिया कौन सी जो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका मेंबर है। ठीक है, मेंबर है, इंडिया इज मेंबर, तो वो बताना है। फर्स्ट है यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो यूरोपियन बैंक है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्या इंडिया उसका पार्ट है। सेकंड है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और थर्ड है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखो, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यस इंडिया इसका पार्ट है। और इंडिया इसके टोटल 69 मेंबर्स हैं और उसमें इंडिया 69th मेंबर जुड़ा है। और इनका कब इंडिया यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, 2018 में इंडिया ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। कब ज्वाइन किया इंडिया ने यहाँ पे, 2018 में ज्वाइन किया है। तो यस, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इंडिया पार्ट है। और ये यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वैसे ये बना कब था, ये बना था 1991 में। एक नए पोस्ट कोल्ड वार एरा को सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में एक नया मतलब एक पोस्ट कोल्ड वार एरा बनाने के लिए ये बना था। ठीक है, इसमें मेनली कंट्रीज जो हैं 5 कॉन्टिनेंट से हैं। ठीक है, मेनली इसमें कंट्रीज कहाँ से हैं, 5 कॉन्टिनेंट से हैं। 5 कॉन्टिनेंट से यहाँ पे कंट्रीज हैं, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक और क्या है, एक यूरोपियन यूनियन है प्लस एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, ये चीज़ ये हैं इसके क्या मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और 5 कॉन्टिनेंट्स के और भी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया भी एक इसका मेंबर है। ठीक है, 2018 में इसमें इंडिया ने ज्वाइन किया है। 1991 में ये बना था। और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, लंदन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है कि यस इंडिया इसका मेंबर है। तो फर्स्ट का तो हो गया है इंडिया मेंबर। अब बच गया सेकंड, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। देखो, अफ्रीकन डेवलपमेंट जो बैंक था ना, ये कब बना था, ये बना था 1963 में। कब बना था, 1963 में बना था। और 1964 में ये क्या हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, 1964 में ये इफेक्टिव हुआ था। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, अबिजान। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, अबिजान, आइवरी दी कोटे डी आइवरी। ठीक है, आइवरी कोटे डी आइवरी ये कंट्री है, वहाँ पे अबिजान में इसके क्या है हेडक्वार्टर्स हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1963 में बनी थी। और ये 1963 में जब बनी है तो कौन से वहाँ पे बनी थी, तो ये खार्तूम सूडान में बनी थी।
ठीक है। खार्तूम सूडान में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कौन सी, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, और इसके हेडक्वार्टर हैं अबिजान में। 1963 में ये जो थी बनी थी, और इसमें जो है इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें मेनली 3 इसकी एंटिटीज़ हैं, इसमें मेनली 3 एंटिटीज़ हैं। वो 3 एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एक तो है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एक है अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड, ठीक है, एक है अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड, और एक है नाइजीरिया ट्रस्ट फंड, ठीक है, एक है नाइजीरिया ट्रस्ट फंड, ठीक है। ये जो 3 एंटिटीज़ हैं ये इसी के अंडर आती हैं, ठीक है, तो इसी के अंडर आती हैं ये, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें 3 एंटिटीज़ हैं, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड और नाइजीरिया ट्रस्ट फंड। हेडक्वार्टर्स आपको पता चल गया, ईयर आपको पता चल गया, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मतलब सेकंड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हमारा बी हो गया। अब देखो क्या नाम लेते हैं, इसके अलावा एक तीसरा बैंक बच गया, कौन सा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB भी बोलते हैं, AIIB भी इसको बोलते हैं। ये क्या है, मल्टीलेटरल बैंक है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं बीजिंग में, ठीक है। ये इंडिया जो था इसका फाउंडिंग मेंबर भी था, इंडिया क्या था, इसका फाउंडिंग मेंबर भी था, तो इंडिया तो इसका मेंबर हो गया, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी था, और इंडिया की इसमें क्या है, सेकेंड हाईएस्ट रैंक है, सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर भी है इंडिया का इसमें, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर भी है इंडिया का इसमें, ठीक है। तो यस, इंडिया जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेंबर है, ठीक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर नहीं है, और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का भी मेंबर है, ठीक है। तो 53 क्वेश्चन इसका आंसर हो जाता है बी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 क्या बोलता है, रिसेंटली पेमेंट बैंक हैज़ बीन कन्फर्ड ए शेड्यूल स्टेटस अंडर द RBI एक्ट। देखो अभी जो पेमेंट बैंक को क्या मिल गया है, एक शेड्यूल स्टेटस मिल गया है RBI एक्ट के अंडर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें अभी कुछ चीज़ें बतानी है, ठीक है, हाँ ठीक है। शेड्यूल स्टेटस अभी दिसंबर 2021 में मिला है इसको, ठीक है, तो ये करंट न्यूज़ थी, तो उससे रिलेटेड हमें बताना है। अगर उसको शेड्यूल स्टेटस मिल गया है तो उसका मतलब क्या है। फर्स्ट, यदि पेमेंट बैंक इज एलिजिबल टू पार्टनर इन गवर्नमेंट रन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स। पेमेंट बैंक जो है वो एलिजिबल है गवर्नमेंट रन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है उसमें पार्टनर बनने के, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड है, द बैंक कैन अब ये रेपो में और रिवर्स रेपो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है, पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो किसके अंडर क्या मिल गया, उसको शेड्यूल स्टेटस मिल गया है RBI एक्ट के अंडर। तो अब वो रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्कीम है उसके लिए भी एलिजिबल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। एक होती है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम, ठीक है, सेम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो उसके बारे में बताना, सर्विसेज के बारे में। फर्स्ट है, इट एम्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया बाय प्रोवाइडिंग ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट फॉर एलिजिबल एक्सपोर्टर। इसने बोला है कि ये जो स्कीम है इसमें एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है सर्विसेज के इंडिया से, उनको क्या दिया जाता है, ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट दिया जाता है फॉर एलिजिबल एक्सपोर्ट। एलिजिबल जो एक्सपोर्ट्स होते हैं सर्विसेज की उन पे क्या दिया जाता है, ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट क्या होता है, ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट एक टाइप का क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है जिसको कौन इशू करता है, जिसको इशू करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। और बहुत सारी ड्यूटी टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं उनको पे करने में ये यूज़ होता है, ठीक है, उनको पे करने में ये यूज़ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यस ये है, यस ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उनको ड्यूटी स्क्रिप क्रेडिट दिया जाता है। सेकंड है, इट अप्लाइज टू सर्विसेज प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया। यस ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं इंडिया में उनके लिए है ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ये जो स्कीम थी, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 में के लिए जो लाई गई थी,
तब ये लॉन्च की गई थी, ठीक है, तब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर। और इसने एक पहले स्कीम चलती थी, मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम से पहले एक स्कीम चलती थी, सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। क्या चलती थी? सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम। उसको रिप्लेस करके ये जो स्कीम आई है, ये आई है हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, किसके अंडर? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर 2015 से 2020 के लिए जो बनी थी, ठीक है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है। अब ये सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो स्कीम है, ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड किसके साथ मिलके? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ मिलके। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ मिलके क्यों? क्योंकि जो ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट है वो कौन देगा? वो देगा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलके ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। और जो भी इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए ये स्कीम अप्लाई होगी इंस्टेड ऑफ इंडिया। देखो एक स्टेटमेंट आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ये SEIS है ना, ये किसके लिए अप्लाई होगी? सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया, इनके लिए तो ये स्कीम अलाउड है, लेकिन किसके लिए अलाउड नहीं है? इंस्टेड ऑफ इंडिया सर्विस प्रोवाइडर। तो ये चीज़ आपको वो करनी है कि इंडिया सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए? सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इसमें एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये है सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दोनों ही स्टेटमेंट इसकी जो है वो हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया हमारा C। अब देखो जो जो ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट है, ये हमने बता दिया क्या था? एक सर्टिफिकेट था, एक क्रेडिट सर्टिफिकेट था जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या करता था? इशू करता था, और बहुत सारी जो ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस थी, वो पे करती थी, वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको पे करने होते थे उसकी जगह वो पे किया जा सकता था, एक टाइप का सर्टिफिकेट था। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी होगी कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी होगी कि ये एलिजिबिलिटी होगी तभी वो एप्लीकेबल होगा। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिटर के लिए क्या है? एक तो है मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो होनी चाहिए ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंपनी के लिए, वो होनी चाहिए $15,000। $15,000 जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होनी चाहिए, मिनिमम नेट फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होनी चाहिए $15,000 की, ठीक है। $15,000 की कम से कम। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर कोई भी कंपनी $15,000 की उसने प्रीवियस या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में $15,000 की उसने अगर फ्री फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की है तो वो एप्लीकेबल होगी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए ये लिमिट क्या है? उसके लिए लिमिट है ये $10,000। किसके लिए है? उसके लिए ये लिमिट $10,000। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर हाँ, इनको क्या दिए जाएंगे? अगर आपको रिवार्ड चाहिए, अगर इस सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के इससे आपको क्या चाहिए? अवार्ड्स चाहिए। अगर आपको अवार्ड चाहिए तो आपके पास एक वो होना चाहिए, कोड होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्टिव इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके पास होना चाहिए अगर आपको अवार्ड चाहिए स्कीम के अंडर। अगर इंडियन इंडिविजुअल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए है तो उसको $10,000 की उस पर लिमिट है, और ये इतना होना चाहिए आपके पास। और अगर कोई कंपनी है तो $15,000 की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये किसके बारे में? ड्यूटी स्क्रिप्ट क्रेडिट के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, कभी ये स्कीम आई, क्या क्या इन सब के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं 56 पे। 56 क्या बोलता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर इन एग्रीकल्चर कैन बी आइडेंटिफाइड इन WTO's ग्रीन बॉक्स। हमें ग्रीन बॉक्स में बताना है जो ट्रेड को डिस्टोर्ट ना करता हो और जो अलाउड हो। फर्स्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू करंट प्रोडक्शन लेवल। डायरेक्ट जो सपोर्ट है वो हमें बताना है। डायरेक्ट सपोर्ट WTO की ग्रीन सब्सिडी में आता है, बिल्कुल डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो ग्रीन सब्सिडी में आता है। सेकंड है एग्रीकल्चरल इनपुट सब्सिडीज अवेलेबल टू लो इनकम प्रोड्यूसर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो जो इनपुट सब्सिडीज जो आप दो ना वो नहीं देनी है, वो किस में आती हैं, वो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में आती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो इनपुट सब्सिडीज हैं वो किस में आती हैं, जैसे MSP हो गया, सब्सिडी फर्टिलाइजर पे हो गई, सारी किस में आती है, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में आती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अगर आप इसके लिए है तो वो भी कौन सी सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आता है। तो थर्ड भी सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, C। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि WTO की ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में कौन कौन सी आती हैं। अब जाते हैं 57 पे। द रिवर हैज़ बीन रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू कंट्रोवर्सीज अराउंड पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बस ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किस रिवर के बारे में बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद है कि ये निकलती है कहाँ से, त्रिम्बकेश्वर से। त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। तो ये भी आप अगर ये तब पता ना चले तो इसमें आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, नासिक से निकलती है एंड बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और टोटल एनुअल फ्लो का नियरली 40% जो है प्राणहिता जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो ये फिर अगर आपको तब भी ना पता चले तो ट्रिब्यूटरी के बारे में पता चलना चाहिए। तो इसमें तो इतने सारे हमें वो दिए गए हैं। तो ये किसके बारे में हमें बात चल रही है, ये चल रही है गोदावरी के बारे में। ठीक है, गोदावरी पे ही ये पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आंध्रा में त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। 40% जो कंट्रीब्यूट करती है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता वो। ठीक है, और देखो एक तो इस पे पोलावरम प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या इस पे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे आप पहचान पाओ, यस इस पे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि कालेश्वरम, पोलावरम कालेश्वरम भी प्रोजेक्ट जो है वो इसी पे चल रहा है। उसके बाद इस पे चल रहा है एक सादरमठ एनीकट, सादरमठ एनीकट भी जो प्रोजेक्ट है वो इसी पे चल रहा है। उसके बाद है इचमपल्ली, इचमपल्ली ये जो प्रोजेक्ट है ये भी इसी पे चल रहा है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट ये जो चल रहा है ये भी इसी गोदावरी पे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं ये किस पे चल रहे हैं, ये सारे ही प्रोजेक्ट हमारे गोदावरी रिवर पे चल रहे हैं। अगर आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी इस रिवर के मतलब बैंक पे है। तो एक तो हो गया हमारा नासिक, सबसे पहले नासिक से तो निकलती है। एक है औरंगाबाद, ठीक है, एक है औरंगाबाद, एक है नागपुर, ठीक है, एक है नागपुर और एक है राजमुंद्री, राजमुंद्री। ठीक है, तो स्पेलिंग आप देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पे लोकेटेड हैं। तो ये सिटीज़ हैं। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर पोलावरम ना हो और ये दे रखे हो तब भी आपको पता चल जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें वो कौन सी है, जैसे कि परवरा, ठीक है, वृद्धा, मानेर, पूर्णा, वैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। तो ये सारे क्या हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारी इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर ये प्राणहिता नहीं आती, अगर इनमें से कोई आ जाती तब भी आपको पता होना चाहिए था कि इसकी ये सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। और गोदावरी को दूसरा नाम क्या है, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ सारी चीज़ इसके बारे में ध्यान रखनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 वो हो जाता है कंप्लीट। और निकलती कहाँ से है, त्रिम्बकेश्वर से, नासिक में जो है। तो हमारा ये क्वेश्चन 57 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 क्या बोलता है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इनहेंस द सब्सिडीज ऑन डाई अमोनियम फॉस्फेट पे हमने मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी है। ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, ये क्या है, एक नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है। तो हमें बतानी है विद रेफरेंस टू नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के बारे में हमें स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है MRP ऑफ ऑल नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स आर डी कंट्रोल। जो MRP है जितने भी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं उनका डी कंट्रोल्ड है।
मतलब उसको कौन डिटरमाइन करता है, उनको जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है वो डिटरमाइन करते हैं, किसको, एमआरपी को। इसमें ये स्टेटमेंट बोली जा रही है। तो यस बिल्कुल केवल और केवल जो बिल्कुल गवर्नमेंट इसमें देखो एमआरपी फिक्स नहीं करती, गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है, सब्सिडी फिक्स करती है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी फिक्स करती है न्यूट्रिएंट बेस्ड, ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी गवर्नमेंट फिक्स करती है। एमआरपी डिकंट्रोल है, कौन कंट्रोल करता है इसका एमआरपी, वो जो कंपनीज कंट्रोल करती हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है ऑल नॉन यूरिया फर्टिलाइजर अट्रैक्ट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यस सब में ही मिलती है, जितने भी हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी तो सब में मिलती है। तो यस ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा 2 ओनली, ऊपर है, ठीक है, और सी होगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी और ट्राइलेमा इज ए कंसेप्ट इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या फिर ट्राइलेमा है वो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है। तो हमें बताना है कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, 3 टर्म IFS। अब देख लो पहले IFS किस में है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फ्री कैपिटल मूवमेंट और स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो ये जो है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। तो यही स्टेटमेंट है इसकी, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या है, एक तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, आई से है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, एफ से है फ्री कैपिटल मूवमेंट और एस से हमारा स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो ये पीछे के तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फ्री कैपिटल मूवमेंट और स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, मतलब ये तीनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसको आपको ध्यान रखना है। ये है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ठीक है। ये तीनों इम्पॉसिबल हैं एक टाइम पे होने, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ऐसा माना जाता है। तो आंसर हो गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में बताना है। आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में हमें बताना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है इसमें, आरबीआई's प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन शैल बी एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। की जो आरबीआई का जो पीसी है वो एप्लीकेबल होगा बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए। गवर्नमेंट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में बोल रखा है। तो देखो सबसे पहले तो ये जो पीसीए था ये आया ही कब था, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आरबीआई गवर्नर ने 2002 में जो था वो इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है, किसको, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को। फिर क्या हुआ, 2017 में इसके जो नॉर्म्स थे उसको क्या कर दिया, टफ कर दिया गया, ठीक है। इनके जो नॉर्म थे उसको टफ कर दिया गया, कब, 2017 में। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अक्टूबर 2022 से जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो भी इसके अंडर आएंगी। किसके अंडर, पीसीए फ्रेमवर्क। पहले एनबीएफसीज जो थी वो पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर नहीं थी, लेकिन अब अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा। एनबीएफसीज पे भी जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये कब से शुरू होगा, अक्टूबर 2020 से, ठीक है। एनबीएफसीज पे तो शुरू होगा, लेकिन एक एनबीएफसीज को छोड़ के, क्या है वो, एक्सेप्ट गवर्नमेंट एनबीएफसीज, ठीक है। गवर्नमेंट एनबीएफसीज को छोड़ के एक्सेप्ट गवर्नमेंट एनबीएफसीज, जितनी भी एनबीएफसीज हैं सब पे पीसीए फ्रेमवर्क लगेगा, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि आरबीआई पीसीए शैल बी एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट। देखो गवर्नमेंट एनबीएफसीज पे पीसीए नहीं लगेगा और जो एनबीएफसीज हैं उन पे पीसीए लगेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें ये भी बोल रखा है शैल बी एप्लीकेबल, यस लगेगा, मतलब फ्यूचर में लगेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है पीसीए के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी कि नहीं, गवर्नमेंट डिपॉजिट पे तो नहीं लगेगा, ठीक है, वैसे ये लगेगा, ठीक है। और पीसीए फ्रेमवर्क की मेन चीज़ क्या है, पीसीए फ्रेमवर्क की मेन चीज़ क्या है, देखो पीसीए फ्रेमवर्क की है ना ये चीज़ है कि जो भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनको 3 कंडीशन उनके लिए होती है, 3 कंडीशन उनको वो करनी पड़ती हैं, क्या मतलब अप्लाई करनी पड़ती हैं, क्या क्या। सबसे पहले तो उनके पास एसेट क्वालिटी होनी चाहिए, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, उनके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एसेट क्वालिटी, मतलब एनपीएज उनको कंट्रोल में होनी चाहिए, उनके जो एनपीएज हैं वो कंट्रोल में होनी चाहिए। एक क्या है, उनके पास कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो उनका होना चाहिए, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो उनका होना चाहिए, मतलब उस लिमिट में। उसके बाद कैपिटल सफिशिएंसी होनी चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल सफिशिएंसी,
कैपिटल सफिशिएंसी जो है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा बेसल जो 3 नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग। पहले क्या था, पहले देखो अभी जो है ये हटा दिया गया है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी अभी इससे हटा दिया गया है पीसीए फ्रेमवर्क से। इसको बोलते थे रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले रिटर्न ऑन एसेट्स भी इसमें काउंट किया जाता था, लेकिन अभी ये क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है विद इन 1 ईयर के अंदर ही, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट जो है पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया गया है। बहुत दिन आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि रिटर्न ऑन एसेट्स अब उन पे नहीं है, रिटर्न ऑन एसेट पे नहीं, तो केवल ये बच गई 3, केवल इन्हीं को मॉनिटर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं पीसीए फ्रेमवर्क में किसी बैंक को लाने के लिए, ठीक है। और इन्हीं के हिसाब से जो बैंक है उनको #1, 2 और 3 जो है उनके अंडर रखा जाता है। जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा रिस्क में, इसका मतलब वो बैंक है, ठीक है। हायर द नंबर हायर द रिस्क, मतलब 3 में हाईएस्ट रिस्क होता है, ठीक है, हाईएस्ट रिस्क। मतलब अगर आपकी एनपीए बहुत ज़्यादा है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कम है और कैपिटल सफिशिएंसी भी नहीं है, तो आप क्या होगे, नंबर 3 पे आओगे। मतलब आपका नंबर ज़्यादा, मतलब आपका रिस्क ज़्यादा, तो आप पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर आने के सबसे करीब, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो। तो आरबीआई जो है इसको करने, मतलब पीसीए फ्रेमवर्क में वैसे आरबीआई करती क्या है, ठीक है, मतलब ये तो होगा पीसीए फ्रेमवर्क की किस पे अप्लाई होगा, क्या क्या उसमें मॉनिटर करती है जो आरबीआई है वो। तो जो आरबीआई है उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद जो आरबीआई है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। क्या लेगी, वो स्ट्रिक्ट वार्निंग देगी। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट वार्निंग देगी, ठीक है। स्ट्रिक्ट वार्निंग के बाद जो डीप ऑडिट और सुपरविजन है वो आरबीआई करेगी, डीप ऑडिट और सुपरविजन, ठीक है, डीप ऑडिट एंड सुपरविजन जो आरबीआई है वो करेगी। उसके बाद जो बैंक की डायरेक्टर्स की जो सैलरी है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके इन्वेस्टर्स को, वो क्या कर देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी आरबीआई, ठीक है। क्या कर देगी, रिस्ट्रिक्ट, 2 चीज़ें, एक तो डायरेक्टर की सैलरी, डायरेक्टर्स जो है उस बैंक के उसकी सैलरी, और एक क्या कर सकती है, जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है उनके इन्वेस्टर्स को, वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि आपको वो नहीं मिलेगा, डायरेक्टर्स को पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, और स्ट्रिक्ट और डीप ऑडिट और सुपरविजन होगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रांच एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, और लैंडिंग जो ऑपरेशन है उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर देगी। और किसको, ब्रांच जो एक्सपेंशन है उसको, और जो लैंडिंग ऑपरेशन है उसको, और जो लैंडिंग ऑपरेशंस है उसको भी वो क्या कर देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी, ठीक है। इन सारों को भी रिस्ट्रिक्ट कर देगी। उसके बाद या तो उनका फोर्स्ड मर्जर हो जाएगी या फिर उस वीक बैंक को बंद कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, अगर आरबीआई से भी कुछ नहीं हो रहा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, या तो किसी बड़े बैंक के साथ उसका मर्जर कर दिया जाएगा या फिर उसको शट डाउन कर दिया जाएगा, उस बैंक को, वीक बैंक को शट डाउन कर दिया जाएगा। किसके अंडर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर उस बैंक को क्या कर दिया जाएगा, वीक बैंक को बंद कर दिया जाएगा। याद रखना, आरबीआई एक्ट के अंडर नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर उसको बंद किया जाएगा या फिर उसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो अगर कोई फॉलो नहीं करता है मतलब ये चारों चीज़ें, तो उन पे जो एक्शन हो सकते हैं, तो ये सारे एक्शन जो है पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर हो सकते हैं, जो आरबीआई कर सकता है, ठीक है। ये है, ठीक है। उसके अलावा जो है, मतलब अगर आपको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकलना है किसी बैंक को, तो आपको क्या करना होगा, यही 3 चीज़ें, आपको एनपीए जो है वो अपने कम करने होंगे, सीआरएआर जो क्रेडिट रिस्क एसेट रेशियो है वो बढ़ाना होगा, कैपिटल सफिशिएंसी भी आपको बढ़ानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ानी होगी, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो ही आप वाइट लिस्ट में आ सकते हो, पीसीए की लिस्ट में। तो एक तो मैंने बताया कि अभी जो रिसेंट में क्या हुआ है, एक तो रिटर्न ऑन एसेट से, एक ये पीसीए फ्रेमवर्क से रिटर्न ऑन एसेट हट गया। 2 चीज़ें और हट गई हैं, क्या, एक तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और जो पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक भी पीसीए फ्रेमवर्क से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। इन पे पीसीए फ्रेमवर्क इनिशिएट नहीं हो सकता, ठीक है, इन पे पीसीए फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं हो सकता। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक को भी पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया है, और रिटर्न ऑन एसेट्स इस पे नहीं मॉनिटर किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अभी रिसेंट में हुई हैं, तो इसको ध्यान रखना। और अभी पेटीएम पेमेंट के बैंक के बारे में तो आपको बताया ही था कि उसको क्या मिल गया, शेड्यूल स्टेटस मिल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी अभी आपने पढ़ी थी। तो जितने भी हैं पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब तो इसका आंसर क्या हो गया, अच्छा सेकंड देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एज वेल एज टियर 1 कैपिटल शैल बी पैरामीटर्स टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस अपॉन एनबीएफसी। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें भी उनकी कैलकुलेट की जाएंगी उनके वो पीसीए फ्रेमवर्क में डालने से पहले,
किसको, इनको। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है कि गवर्नमेंट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी पे लगता है, नहीं उस पर नहीं लगता है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया बी। 60 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ड्यूरिंग 2021 विया 1920 से 2019 से 2020 में कितना एक्सटर्नल ट्रेड हुआ है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, उसके बारे में बताना है हमें। ठीक है, सीधी सी स्टेटमेंट ये है। फर्स्ट, ओनिंग टू पेंडेमिक एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड कमोडिटी रजिस्टर्ड ए शार्प डिक्लाइन। देखो क्या देखो याद रखना, जब पेंडेमिक था तो एग्रीकल्चर और एलाइड कमोडिटीज़ का क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, मतलब इंक्रीज हुआ था एक्सपोर्ट्स, ना कि डिक्लाइन किया था। तो ये स्टेटमेंट्स आपको क्या करनी है, गलत कर देनी है। और कितना इंक्रीज हुआ था, अप्रोक्स 18.49%। ठीक है। सेकेंड है, देयर वॉज स्लाइट इंक्रीज इन ओवरऑल इम्पोर्ट्स ऑफ एग्री एलाइड एंड कमोडिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इम्पोर्ट्स का भी स्लाइट इंक्रीज हुआ था, अप्रोक्स 2.93%। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़े थे और इम्पोर्ट्स भी बढ़े थे, दोनों ही चीज़ें बढ़ी थी, घटी कोई नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 उसका आंसर आ जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इन इंडिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में हमें बात करनी है। फर्स्ट है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आर रेगुलेटेड बाय इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन रेगुलेट करता है, इंडस्ट्री लाइसेंसेज, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रीज लाइसेंस को यही रेगुलेट करता है। सेकेंड है, द लाइसेंसिंग प्रोविजंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट। तो याद रखना, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट को अगर एक्सपेंशन करना है तो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत। थर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग इन द डिफेंस सेक्टर इज सब्जेक्ट टू कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन इंडिया। अगर डिफेंस सेक्टर में आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको कंपल्सरी लाइसेंस की जरूरत है। बिल्कुल आपको कंपल्सरी लाइसेंस की ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये भी हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी हमारी करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, 1 and 3 आर करेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट है क्या है हमारी रॉन्ग है। और जो लाइसेंस है इसको अप्रूव कौन करता है, सेक्रेटरीट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस। कौन इसको अप्रूव करता है, इस एक्ट के तो अंडर है, लेकिन इसको अप्रूव कौन करता है, इसको अप्रूव कौन करता है, वो है SIA, सेक्रेटरीट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 62। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है, रिसेंटली सेबी इंट्रोड्यूस्ड आइडिया ऑफ एक्रीडिएटेड इन्वेस्टर्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट टू एक्सप्लोर ए न्यू चैनल फॉर रेजिंग फंड्स। ठीक है, फंड्स को रेज करने के लिए सेबी ने एक नया आइडिया निकाला है, किसका, एक्रीडिएटेड इन्वेस्टर्स का। तो उनके बारे में बताना है कि एक्रीडिएटेड इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले है कि ए है, ए पर्सन और एंटिटी विल बी आइडेंटिफाइड एज एन एग्रीडेटर इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ और इनकम। बिल्कुल उसकी नेट वर्थ और इनकम के हिसाब से ही किसी भी पर्सन या एंटिटी को एक्रीडेटेड इन्वेस्टर माना जाएगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो। ठीक है, उसके हिसाब से ही उसको माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जैसे कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है या फिर अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, कोई भी, और फैमिली ट्रस्ट है अगर कोई। ठीक है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो या तो आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, या फिर कोई फैमिली ट्रस्ट है, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, या फैमिली ट्रस्ट है। तो एट लीस्ट एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़। एट लीस्ट एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़। एंड नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, एट लीस्ट, ये क्या होनी चाहिए, ये एनुअल इनकम है। ठीक है, ये एनुअल इनकम है। और अगर नेट वर्थ की बात करें वो कितनी होनी चाहिए आपकी, एट लीस्ट 1.5 करोड़। कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1.5 करोड़ आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए। और एनुअल इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए। अगर ये तो हो गया किसमें, अगर आप इंडिविजुअल हो। अगर कोई फैमिली से अलग ट्रस्ट है, ट्रस्ट अदर देन फैमिली, ट्रस्ट अदर देन
अगर कोई और ट्रस्ट है, फैमिली के अलावा कोई और ट्रस्ट है, तो आपकी नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए? तो आपकी जो नेट वर्थ है वो एटलीस्ट 50 करोड़ होनी चाहिए। एटलीस्ट 50 करोड़ जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? नेट वर्थ होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कॉरपोरेट्स अगर आप हो, अगर आप कॉरपोरेट्स हो तो आपकी, हाँ, तीसरी चीज़ क्या है, अगर आप कॉरपोरेट्स हो तो आपकी जो नेट वर्थ हो वो कितनी होनी चाहिए? मतलब 50 करोड़ जो है वो मैंडेटरी है। तो आपकी जो नेट वर्थ है 50 करोड़ क्या है? वो मैंडेटरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अलग अलग है। अगर कोई भी पर्सन या एंटिटी, उसको एक्रीडेटेड तभी माना जाएगा उसकी नेट वर्थ और इनकम के हिसाब से। तो हमने देख ली, अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर फैमिली ट्रस्ट है उसकी नेट वर्थ 1.5 करोड़ होनी चाहिए। अगर कोई ट्रस्ट है तो 50 करोड़ और कॉर्पोरेट है तो भी 50 करोड़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। सेकंड है एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट टू सच इन्वेस्टर विल बी इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड सब्सिडरीज ऑफ डिपॉजिटर्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जो एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट है ऐसे इन्वेस्टर्स को कौन इशू करेगा? स्टॉक एक्सचेंज एंड सब्सिडरीज ऑफ डिपॉजिटरीज। तो यही उनको क्या करेंगे? वो करेंगे, क्या करेंगे? एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट उनको इशू करेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आंसर हो जाता है सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। इसके अलावा मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जो एक्रीडेटर इन्वेस्टर हैं इनको और किस किस नाम से जाना जाता है? इनको बोला जाता है क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी बोला जाता है और इनको प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इनको प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी बोला जाता है, इनको क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी बोला जाता है और उनको एक्रीडिएटर इन्वेस्टर भी बोला जाता है। ये तीनों ही नाम किसके हैं? एक्रीडिएटर इन्वेस्टर के हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है? एमएसएमई के बारे में बताना है कि न्यू क्राइटेरिया क्या है एमएसएमई के लिए। ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। मैंने क्या करवाया था? मैंने बताया था कि देखो, कहाँ बनाऊँ मैं, ये नीचे जगह होगी, हाँ देखो, मैंने इसमें बताया था कि एमएसएमई में एक तो था इन्वेस्टमेंट के बेस पे और एक था टर्नओवर के बेस पे। दोबारा मैं ये करवा रही हूँ। ठीक है, अगर किसी ने ध्यान से तब ना देखा हो। एक थी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये थी ना। तो ये है हमारी टेबल, मिनिमम की बात चलेगी यहाँ पे। ठीक है, आपकी क्या चलेगी? मिनिमम की बात चलेगी। ये है माइक्रो, ये है स्मॉल और ये है मीडियम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी अगर 1 करोड़ से अप टू 1 करोड़ है, अप टू ला लो सबके सामने। ठीक है, अप टू 1 करोड़, यहाँ पे करोड़ लगा लो, यहाँ पे 5 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़ और यहाँ पे 50 करोड़ और यहाँ पे 250 करोड़। 1, 5, 10, 50 और 50, 250। तो ये है इनका एमएसएमई का न्यू क्राइटेरिया जो इन्होंने क्लासीफाई किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे। अब देखो ये क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग एमएसएमई विल चेंज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी टू एनुअल टर्नओवर। नहीं, इन्वेस्टमेंट पे भी बेस है और टर्नओवर पे भी बेस है, दोनों पे बेस है। ये तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट से हम एनुअल टर्नओवर पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सेकंड है माइक्रो इंटरप्राइजेज, सबसे पहले वाला, विल बी डिफाइंड एज यूनिट वेयर द एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़। सबसे पहले में क्या था? एमएसएम में क्या था? 1 और 5। ठीक है, तो 5 करोड़ तक होना चाहिए अप्रोक्स में बोल रखा है 10 करोड़। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ गया? डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग है। तो अब देखो, इसमें खुद ही देख लो, 1 का एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ होना चाहिए। तो ये होगी हमारी रॉन्ग। तो आपको ये क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, तो हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के बारे में आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? बताना है। ठीक है, सबसे पहले है इट इनेबल्स एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एट 0 रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। इसमें क्या है? इसमें क्या करोगे आप? बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि ये इनेबल करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। एक्सपोर्ट को क्या हमें प्रमोट करना है। देखो, अगर इसमें कैसे समझाऊं मैं? अगर आप मान लो कोई बिजनेस हो, आप कोई सामान बनाते हो एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, आप कोई एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाते हो, मान लो कोई आप कपड़ा बनाते हो। ठीक है, आप कोई फैब्रिक बनाते हो और केवल आपको क्या करना है? उसको एक्सपोर्ट करना है।
तो आपको जो कपड़ा बनाने के लिए जो मशीन चाहिएगी ना, कैपिटल गुड्स जिसको बोलेंगे, उस कपड़ा बनाने के लिए कुछ कैपिटल गुड चाहिए आपको मतलब कोई मशीन चाहिएगी। अगर आपको वो मशीन चाहिए तो वो मंगाने के लिए अगर आप वो कहीं बाहर से मंगाते हो तो उस पर जो आपकी ड्यूटी लगेगी वो जीरो लगेगी, आप पे जीरो टैक्स लगेगा। ये चीज़ है मेनली, ठीक है, जीरो रेट की कस्टम ड्यूटी लगेगी आप पे। तो वही है, इट इनेबल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। मेरा क्या है, फैब्रिक मेरे को क्या करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंट करना है। तो ये मैं क्या हूँ, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हूँ। तो इम्पोर्ट कैपिटल गुड, और मेरे को क्या करना है, वो कपड़ा बनाने के लिए एक मशीन चाहिए, ठीक है, तो मेरे को वो भी इंपोर्ट करनी है। तो उस पर क्या लगेगा, जीरो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, ये ऐसा ही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है ये, ठीक है। सेकंड है इंपोर्ट ऑफ सेकंड हैंड कैपिटल गुड, सेकंड हैंड इज नॉट परमिट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप बाहर से सेकंड हैंड नहीं मंगा सकते, आपको फर्स्ट हैंड ही मंगानी पड़ेगी, तभी आप पे कस्टम ड्यूटी जीरो लगेगी। सेकंड हैंड वहाँ पे अलाउड नहीं है, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। थर्ड है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यस, इसको मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही इसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट भी करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या होगी, करेक्ट होगी। और हाँ, इसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जो ये कैपिटल गुड्स स्कीम में जो इसका जो ऑथराइजेशन है वो कौन देगा, कौन इशू करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको भी कौन इशू करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले भी यूज हुआ था किसमें, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट में। एक बार जाके फिर से उस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे यूज होती है जिसको बोलते हैं ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस ये एक्सपोर्ट्स के लिए यूज होता है, और डोमेस्टिक जो सप्लायर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको ये देती है लाइसेंस। कौन सा, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। तो ये लाइसेंस है जो गवर्नमेंट डोमेस्टिक सप्लायर्स को देती है जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी आंसर डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में हमें बताना है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर स्लोअर देन बैलिस्टिक मिसाइल। जो ये होते हैं, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से क्या होती हैं, स्लो होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है, ठीक है। सेकंड है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज स्क्रैमजेट टाइप ऑफ एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि ये कौन से सिस्टम को यूज करती हैं, जो ये स्क्रैमजेट टाइप जो सिस्टम होता है एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम, उसको ये यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। दोनों ही चीज़ें हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में सही हैं। और डीआरडीओ साइंटिस्ट जो हैं इसको बनाने की तरफ अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। डीआरडीओ अभी इसको बनाने की तरफ काम कर रही है, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और ये ऐसी है कि मतलब ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी होती है कि इसको आप रास्ते में मैन्योर कर सकते हो, ठीक है। ये मैन्योर हो सकती है पाथ में, इसलिए ये क्या होती है, हाईली अनप्रिडिक्टेबल होती है। इसलिए क्या होती है, हाईली अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है क्योंकि रास्ते में क्या हो जाती है, मैन्योर हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 और मतलब 5 से ज़्यादा मैक की इसकी स्पीड है, 5 और मोर मैक, ठीक है। ये इसकी स्पीड है, 5 और मोर मैक इसकी जो है मतलब स्पीड है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल से ये स्लो होती है और हार्ड टू इंटरसेप्ट होती है, हार्ड टू इंटरसेप्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, ठीक है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होते हैं ये भी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ठीक है। जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है, इसमें क्या, क्रूज मिसाइल में क्या करता है, रॉकेट या फिर जेट प्रोपल्शन का सिस्टम यूज़ किया जाता है उनकी फ्लाइट में। और एग्जिस्टिंग जो क्रूज मिसाइल है उसी का फास्टर वर्जन है ये, ठीक है। तो याद रखना इसमें मेनली क्या किया जाता है, रॉकेट वगैरह का यूज़ किया जाता है, जेट प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है। इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में क्या किया जाता है, ये सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जाता है कन्वेंशनल रॉकेट पे, फिर ही वहाँ से ये लॉन्च किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले कन्वेंशनल रॉकेट पे जाएगा ये एटमॉस्फेयर में, और मतलब एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर वहाँ से ये टुवर्ड्स देयर टारगेट लॉन्च किया जाता है। और ये धरती से ही मतलब लॉन्च किया जाता है। इसमें रॉकेट या जेट प्रोपल्शन का उसकी फ्लाइट के दौरान ही यूज़ किया जाता है,
ठीक है, तो ये याद रखना, ये 2 टाइप की होती हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ठीक है, ये रॉकेट में डाल के और बाद में इसको छोड़ा जाता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं हाइपरसोनिक, और मेनली इसमें जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है उसी का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में। एक आपने 2 चीज़ें और पढ़ी होंगी जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक तो होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है हमारी क्रूज मिसाइल। ठीक है, अभी भी हमने उसके बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है हमारी क्रूज मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये क्या होती है, ये कैसे चलती है, ये ऐसे चलती है, मतलब वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में। किसमें चलती है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है, ट्रेवलिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर चलती है तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो किस पे बेस होती है, ग्रेविटी, एयर, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो किस किस पे बेस होती है, ग्रेविटी, एयर, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इन सब चीज़ों पे इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बेस होती है, और ये पहले अर्थ को लीव करती है। मान लो ये एटमॉस्फेयर है, तो ये पहले अर्थ एटमॉस्फेयर को लीव करेगी और उसके बाद दोबारा एंटर करेगी अर्थ के अंदर। ठीक है, तो ये तो आपको इससे ही पता चल गया। और ये क्या है, इसकी जो रेंज होती है वो लॉन्ग रेंज होती है। इसकी रेंज क्या होती है, लॉन्ग रेंज होती है, 300 से 12,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अगर आप बताओ बैलिस्टिक मिसाइल के, तो पृथ्वी 1-2 इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद आप अग्नि मान सकते हो, अग्नि 1-2 ये भी इसी के एग्जाम्पल है। धनुष ये भी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद आ जाते हैं मेरे क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल की मतलब कंपैरेटिवली क्या होती है, स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी होती है, कंपैरेटिवली स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद विद इन एटमॉस्फेयर ही ये ट्रेवल करती है। इसमें क्या था, ये एटमॉस्फेयर से पहले बाहर जाएगी फिर री एंटर करेगी। इसमें क्या है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है ये। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रेंज है वो क्या है, शॉर्ट रेंज है। क्रूज मिसाइल की रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज है, अप टू 1000 किलोमीटर तक ही ये चल सकती है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये क्या है, क्रूज मिसाइल है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और हम हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, हम अभी बना रहे हैं, तो ये हो गया बैलिस्टिक मिसाइल, ये हो गया क्रूज मिसाइल। हमने इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देख लिया है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 67 पे। इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मिला के इंडिया के साथ, तो हमें कंट्रीज बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग पहले सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा। तो बतानी है हमें किसके साथ। हम देखो, चाइना के साथ तो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता ही है। चाइना के बाद हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग बताना है, तो यूएसए के साथ तो हमारा सबसे ज़्यादा हो गया, तो फर्स्ट सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो सारों में ही, हाँ 3 में क्या है, फर्स्ट सबसे लास्ट में दे रखा है। फिर क्या है कि हमारा यूएसए के बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है ना, वो यूएई के साथ होता है। किसके साथ होता है, यूएई के साथ होता है। तो फिर आएगा फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकेंड, तो 2 ही ऑप्शंस में है। ठीक है, फिर आता है हमारा यूएई के बाद आता है हमारा हांगकांग। यूएई के बाद क्या आता है हमारा, हांगकांग आता है, हांगकांग है ही इनमें। उसके बाद आता है हमारा सऊदी अरेबिया, उसके बाद आता है हमारा सिंगापुर। तो सिंगापुर आ गया, तो ये आ गया थर्ड पे, तो थर्ड और फोर्थ। तो ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, 67 का आंसर क्या हो गया, बी। ये हमारा इंक्रीजिंग ट्रेड। और अभी जो रिसेंट में जो चल रहा है वो आपको काफ़ी अच्छे से अभी देख के जाना है कि किसके साथ हमारा कितना है। और यूएई के साथ तो, यूएई, सऊदी अरेबिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलीपाइंस, यूएई और सऊदी अरेबिया, इन 3 कंट्रीज़ का अच्छे से ट्रेड रेट देख के जाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो जाता है बी। स्विस चैलेंज, स्विस चैलेंज का मतलब क्या है, स्विस चैलेंज ये क्वेश्चन जो था हमारा लास्ट बार भी हो चुका था। ठीक है, तो ये बिडिंग मैकेनिज्म है पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया जाता है किसी प्राइवेट प्लेयर को अनसोलिसिटेड प्रपोजल पे। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट ने 400 जो रेलवे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करने को प्रपोज किया है थ्रू ओपन इनविटेशन, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनके थ्रू। तो इसलिए ये जो स्विस चैलेंज है ये न्यूज़ में है, पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 69 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया इन इट्स फर्स्ट 7 5-year प्लान। पहले 7 5-year प्लान्स में कौन सी ट्रेड पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी, मतलब एलपीजी रिफॉर्म से पहले इंडिया कौन सी पॉलिसी वो करता था। सबसे पहले है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज ऑन इम्पोर्टेड गुड, बिल्कुल लगाए जाते थे। सेकंड है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड, बिल्कुल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था गुड्स का वो उसको प्रमोट किया जाता था। थर्ड है एक्टिव प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, नहीं एक्सपोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाता था। तो आंसर क्या आ गया, ए।
ठीक है, तो यही मेन चीज़ थी जो की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर आ गया ए। मेनली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ध्यान दिया जाता था, एक्सपोर्ट पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है कि इन द लास्ट 2 डिकेड्स इंडियन सर्विसेज सेक्टर वाज हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो, कि लास्ट 2 डिकेड्स में, लास्ट 20 साल में जो इंडियन सर्विसेज सेक्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, वहाँ पे आया है। सेकंड है कि द सर्विसेज सेक्टर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ GSVA इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में GSVA का मोर देन 50% सर्विसेज सेक्टर। क्या ऐसा हो सकता है कि हर एक स्टेट में ऐसा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 33 में से अगर यूटीज़ को भी मिला दिया जाए, 15 स्टेट्स या यूटीज़ में जो है वो मोर देन 50% GSVA का बनाता है, ठीक है, लेकिन सब में ऐसा नहीं बनाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको वैसे ये रिपोर्ट को निकालता है DPIIT के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को जाओ और सब्सक्राइब करो, ठीक है। पहले अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले द यूज एंड इशुएंस ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज रेगुलेटेड बाय IMF। इसमें बोला है कि इसको रेगुलेट कौन करता है, IMF इसको रेगुलेट करता है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, ठीक है, ये इसको रेगुलेट करता है। तो याद रखना, ग्लोबल फाउंडेशन फॉर लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, तो याद रखना ये इसको क्या करती है, रेगुलेट भी करती है और मेंटेन भी करती है, ठीक है, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन, ठीक है। और ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है क्या? ये एक 20 डिजिट का नंबर है ये एक 20 डिजिट का नंबर है पार्टीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसने वर्ल्ड वाइड में कितने इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं, ताकि क्वालिटी और एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल डेटा सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो अभी इंडिया ने भी इसको क्या है, RBI ने इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इंडिया में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है RBI ने। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, मतलब मेन चीज़ इसमें क्या है कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लाया क्यों गया था? क्योंकि मान लो कि कोई कंपनी है जिसने इंडियन बैंक से लोन लिया और फिर उसने रीपे नहीं किया, ठीक है, वो क्या हो गया, NPA बन गया। लेकिन फिर वो क्या गया, इंटरनेशनल मार्केट में गया, उसने लोन के लिए अप्लाई किया। बाहर वाले बैंकों को तो पता नहीं है कि इसने इंडिया के बैंक में ऐसा कुछ किया है, तो वो क्या कर देंगे, इसको लोन दे देंगे। तो वो बैंक भी क्या चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया के पैसे नहीं दिए तो बाहर वहाँ के पैसे कैसे देगा, तो वहाँ के भी बैंकिंग सिस्टम किस में आ जाएगा, NPA में आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मतलब ग्लोबली क्या सोचा गया कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए कंपनीज को जो दिखाना पड़े, मतलब कंपनी को जो कोट करना पड़े हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब भी वो किसी से मतलब ग्लोबली करते हैं, ठीक है। सो इसका जो ग्लोबल बॉस है वो कौन है, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन। और इसका मेनली जो हेडक्वार्टर्स है, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है आपका। इसके जो वो हैं वो जर्मनी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का जो इंडियन एजेंट है, मतलब इंडिया में जो उसको मेन जो वो करता है वो कौन है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको कंपटीशन कमीशन एक्ट मत मान लेना, क्लीनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसको इंडिया में वो करता है। तो क्या हो गया हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है हमारी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज मैंडेटरी इन इंडिया फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन अबव 50 करोड़ फॉर बोथ कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बिल्कुल 50 करोड़ से अगर आप ज़्यादा है तो आपको LEI क्या है, मैंडेटरी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो B स्टेटमेंट करेक्ट है, A रॉन्ग है, आंसर आ गया B, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। हमें MSME के बारे में बताना है, MSME के बारे में बताना है, ठीक है,
कि कौन सा जो है वो MSME का पार्ट है, कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो MSME का पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 सेकेंड, इसके ऑप्शन दे भी रखे हैं कि सारे, हाँ दे रखे हैं। अब आ जाते हैं कुछ, हाँ इसमें क्या है MSME का पार्ट बताना। देखो याद रखना है, इसके MSME में जो है टोटल 5 पार्ट्स आते हैं। MSME के में टोटल 5 स्टैट्यूटरी बॉडीज आते हैं, उसमें से एक है KVIC, एक है कोयर बोर्ड, एक है NSIC, एक है MGIRI और एक और बच गया इसमें, वो कौन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME। ठीक है, एक ही आ जाता है। तो ये 5 इंस्टीट्यूट हैं जो MSME मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। एक तो KVIC, कोयर बोर्ड, NSIC और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक ये भी आता है। ठीक है, तो अभी MSME की डेफिनेशन आपने देखी थी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। सारी ही स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। ठीक है, सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं किस पे, 70 क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट, इट इज लॉन्च टू इम्प्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अमंग द इंडियन MSME। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए लॉन्च किया गया था। सेकेंड है, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन PPP मोड। इसको जो है वो PPP मोड में इम्प्लीमेंट किया जाए, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, क्या ये न्यू जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। MSME के लिए जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेवलप किया जाएगा ऐसा सिस्टम, और ताकि जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ सके। ठीक है, और जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है, ये कब लॉन्च किया गया था, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। न्यूट्रिनोज के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, न्यूट्रिनोज के बारे में। फर्स्ट है, न्यूट्रिनोज बिलोंग टू द लेप्टोन फैमिली प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो है वो जो है न्यूट्रिनो बनते हैं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। न्यूट्रिनोज जो है किसके कारण बनते हैं, सन में फ्यूजन के कारण बनते हैं। सेकंड है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मेक मैटर ट्रांसपेरेंट टू न्यूट्रिनो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही। सॉरी क्या लगा दिया मैंने, सी आंसर। ये भी स्टेटमेंट सही है। वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी न्यूट्रिनोज के लिए ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। और मेनली जो ये न्यूट्रिनोज होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से अटैच होते हैं, एक जो होते हैं जो म्यून से अटैच होते हैं, और एक जो होते हैं जो टाउ से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो न्यूट्रिनोज थे वो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किए थे कहाँ पे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। सबसे पहले न्यूट्रिनो कहाँ पे वो हुए थे, डिटेक्ट किए गए थे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किए गए थे, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किए गए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें ये प्रयोग किए गए थे, तो वो था CERN प्रोजेक्ट। कौन था CERN प्रोजेक्ट। CERN प्रोजेक्ट जो था वहाँ पे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर था जो सन पे लगाया गया था। कौन सा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये CERN उसमें लगाया गया था। ठीक है, ये क्या था, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या थी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ये ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे ये कोलाइडर लगाया गया था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, और सबसे पहले न्यूट्रिनोज यहाँ पे ही डिटेक्ट किए गए थे। ठीक है, और इनकी जो स्पीड है वो क्लोज टू लाइट है ड्यू टू कोलिजन, और ये मैसिव पार्टिकल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब ये कोलाइड करते हैं, मेनली इनकी स्पीड किसके, कोलिजन के कोलाइड करते हैं ये, और मैसिव पार्टिकल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन। क्या बोलते हैं इनको, हिग्स बोसोन या फिर टॉप क्वार्क, या फिर उनको क्या बोलते हैं, टॉप क्वार्क उसको बोलते हैं। और क्या इस CERN प्रोजेक्ट का इंडिया पार्ट है, तो याद रखना 2016 में इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था CERN प्रोजेक्ट का। याद रखना 2016 में
CERN जो प्रोजेक्ट था इसका इंडिया पार्ट बना था, ठीक है। यस, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था। कौन सा एसोसिएट मेंबर? 2016 में इसका बना था। और मेनली ये कहाँ पे बेस है? जेनेवा में बेस है, ठीक है। कहाँ पे बेस है? ये जेनेवा में बेस है, फ्रेंच स्विस बॉर्डर पे। और इसके टोटल वैसे मेंबर कितने हैं? 22 मेंबर्स इसमें हैं, ठीक है। इस सन प्रोजेक्ट में टोटल 22 मेंबर्स हैं। जेनेवा में बेस है, 2016 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। और इस सन प्रोजेक्ट के अंदर एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है जहाँ पे न्यूट्रिनो सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। 3 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो अटैच होते हैं, एक म्यून के साथ जो अटैच होते हैं, एक जो टाउ के साथ अटैच होते हैं। और जब ये कोलाइड, मतलब इनकी जो स्पीड होती है अप्रोक्स किसके इक्वल होती है? लाइट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? लाइट के इक्वल होती है। और जब ये कोलाइड करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम क्या है? हिग्स बोसोन या फिर टॉप क्वार्क। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिनोज के बारे में। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कृषि उड़ान 2 के बारे में बताना है। कृषि उड़ान 2, ठीक है। तो याद रखना ये 2020 में लॉन्च की गई है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट है इट एम्स एट फैसिलिटेटिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू एयर ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल एयर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कृषि के सामान को। इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। बिल्कुल इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ही लॉन्च किया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। और 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ डेवलप की गई है जिसको बोलते हैं ई कुशल। ई कुशल क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये ई कुशल क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए। किसके लिए? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कुशल, ठीक है। ई कुशल मतलब कुशल का क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और उड़ान 2 जो है, जो ये उड़ान 2 लॉन्च की गई है, ये मेनली किसके लिए? पेरिशेबल आइटम्स। इसमें मेनली इस पे पेरिशेबल आइटम्स पे इसमें मेनली फोकस किया जाएगा। वो भी कहाँ से? पेरिशेबल आइटम्स जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, ट्राइबल एरियाज से या फिर हिल एरियाज से, वहाँ से मेनली पेरिशेबल आइटम्स पे फोकस किया जाएगा किसान उड़ान 2 में, ठीक है। किसान उड़ान लॉन्च की गई थी। ये आपने देख लिया कि एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है किसके? इसी के अंडर ई कुशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो याद रखना ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया, किसको? कृषि उड़ान 2 को। ऐसे ही स्कीम कृषि उड़ान 2 मतलब कृषि उड़ान 2 जैसी एक और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक और स्कीम लॉन्च की गई है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसी नाम से एक और लॉन्च किया है जिसको क्या बोलते हैं? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उड़े देश का आम नागरिक एक और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ही ये भी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। ताकि जो स्मॉल और मीडियम सिटीज़ हैं वो बिग सिटीज़ से कनेक्ट हो सकें उसके लिए, ठीक है। और अगर हम एविएशन सेक्टर की बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। याद रखना, एविएशन सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है एविएशन सेक्टर में, ठीक है। एविएशन सेक्टर में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया। और याद रखना 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन फिर भी उसमें केवल 65% हमारी एयर कनेक्टिविटी है और 61% जो ट्रैफिक है वो मेनली केवल 66 मेट्रो सिटीज़ पे ही बेस है। मतलब 1% जो ट्रैफिक है मेनली वो 6 मेट्रो सिटीज़ के अराउंड ही घूमता रहता है और 65% हमारी एयर कनेक्टिविटीज़ है। और जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? ये 2016 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी देर पहले हमने सारी चीज़ें देखी थी। तो ये है कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर जो थी उड़े देश का आम नागरिक। ये कृषि 2 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, कृषि उड़ान। और ये 2 जो है ये पेरिशेबल और नॉर्थ ईस्ट में जो है उनके लिए मेन फोकस करेगी। और मेन कृषि उड़ान तो आपको पता ही कृषि के सामान को उड़ाया जाएगा और मतलब वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और एक ऑनलाइन पोर्टल है इसके लिए ई कुशल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे।
जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज अंडर WTO सेट्स आउट 4 मोड्स ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज विद रेफरेंस टू इट्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो हमें कुछ पेयर्स के बारे में बताना है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज अंडर WTO के बारे में। फर्स्ट मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। तो हमें बताना है कि कौन से मोड हैं। तो सबसे पहले है मोड 1। मोड 1 क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेकंड है कि कंजप्शन अब्रोड, ये भी सही है, सेकंड मोड यही है। थर्ड मोड क्या है? थर्ड मोड है हमारा कमर्शियल प्रेजेंस। थर्ड मोड क्या है हमारा? कमर्शियल प्रेजेंस। और फोर्थ मोड क्या है हमारा? प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स। ठीक है, फोर्थ मोड क्या है? प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स। तो 3 और 4 हमारे रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट है। तो आंसर इसका क्या आ गया? सी। ये है 4 मोड्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के अंडर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉर्पोरेट, जो भी कॉर्पोरेशंस हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, उनको अपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल वेलफेयर में यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले है कौन कौन से इसमें एक्सक्लूडेड है, याद रखना कौन इसमें एक्सक्लूडेड है, उनको नहीं करना पड़ेगा। तो 77, तो सबसे पहले है पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज इससे एक्सक्लूडेड है, ये सही है। सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स, नहीं पीएम केयर्स जो है वो नहीं है, वो तो मतलब मेन तो सोशल वेलफेयर के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। थर्ड है एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो याद रखना, वैसे तो कंपनीज को, जो भी कंपनीज मतलब जो भी हैं इनको करना पड़ेगा कंपनीज को, लेकिन ये जो ट्रेनिंग देंगी इनको नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए। ठीक है, इसका आंसर आ गया ए। या फिर इसके अलावा देखिए, तो 2 चीज़ होगी कि ये एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप बेसिस पे मार्केटिंग बेनिफिट्स को ड्राइव कर रहा है तो वो एक्टिविटीज़ भी क्या है? एक्सक्लूडेड है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप बेसिस पे कोई अगर बेनिफिट मार्केटिंग बेनिफिट्स को ड्राइव कर रहा है तो वो एक्टिविटीज़ भी क्या है? एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा अगर कोई स्टैट्यूटरी लायबिलिटी को या ओब्लिगेशन को कोई फुलफिल कर रहा है किसी लॉ के अंडर जो इंडिया में इन्फोर्स है, तो उसके लिए भी ये क्या है? एक्सक्लूडेड है, CSR। ये भी चीज़ें ध्यान रखने, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्सक्लूडेड है। तो मैंने बता दिया कि एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जो उन्होंने लास्ट 3 प्रीवियस ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर्स में कमाया है, तो उनको वो CSR के थ्रू करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या करना पड़ेगा? स्पेंड करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कौन सी कंपनीज इसमें एप्लीकेबल है? जिनका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है? 1000 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उसको वो किस में कैलकुलेट की जाएंगी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। या फिर जो उनकी नेटवर्थ है वो कितनी है? 500 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, 500 करोड़ से ज़्यादा और मोर। ठीक है, 500 करोड़ से ज़्यादा जो है उनकी क्या है? नेट वर्थ है उनकी। ठीक है, नेट वर्थ है। और उसके बाद उनका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कितना होना चाहिए? 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए उनका नेट प्रॉफिट। और इसके अलावा ब्रांच और प्रोजेक्ट ऑफिस जो होने चाहिए फॉरेन कंपनी के इंडिया में होने चाहिए। मतलब जो फॉरेन कंपनी के जो ब्रांचेस हैं इंडिया में उनके लिए भी एप्लीकेबल है। फॉरेन कंपनी के जो ब्रांचेस अगर इंडिया में प्रेजेंट है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। कौन से? CSR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। तो एक्सक्लूडेड कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज। ये सारी हमने देख ली, आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कोफर के बारे में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IMF के कोफर के बारे में बताना है। करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब IMF में करेंसी कंपोजिशन क्या है? ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसमें करेंसीज की कंपोजिशन क्या है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो करेंसी की कंपोजिशन क्या है वहाँ पे? याद रखना डॉलर है एक तो, और डॉलर भी कहाँ कहाँ के डॉलर? US का डॉलर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर और कनाडा का डॉलर, ये तीनों डॉलर हैं। उसके बाद है हमारा येन, जापान का येन। उसके बाद रेननिम्बी, तो आपको पता है चाइना की है। उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग। उसके बाद यूरो। ठीक है, ये यूरो और स्विस फ्रैंक और स्विस फ्रैंक, ये सारे किस में आते हैं? कोफर में आते हैं। करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो कैनेडियन डॉलर, रेननिम्बी, जापान येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और रशियन रूबल नहीं है। ठीक है, याद रखना रशियन रूबल हमने इसमें नहीं किया, तो रशियन रूबल इसमें नहीं है। 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? C आ जाता है।
ठीक है। रशियन रूबल इसमें नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रशियन रूबल नहीं है और सारे हैं, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, और जापान येन, रेनिम्बी भी है, तो रशियन रूबल नहीं है, तो 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो 4 हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका सी, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, इसमें आते हैं, किसमें, कोफर में आते हैं, ठीक है, आईएमएफ के कोफर में ये सारे आते हैं। और इनको मैनेज कौन करता है कोफर को, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। आईएमएफ का कौन, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है। और जितनी भी करेंसी हैं वो इंक्लूडेड है अदर करेंसीज में, जैसे कि डाटा रिलीज जो है क्वार्टरली उसका किया जाता है, और जितने भी अदर करेंसीज हैं वो इंक्लूडेड हैं अदर करेंसीज में। उसके अलावा आपने एक और चीज़ पढ़ा था कि एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, कोटा होता है, जिसके ऊपर कोटा भी बेस होता है, वोटिंग बेस होती है, तो वो एसडीआर कोटा होता है। तो उसमें कौन कौन सी करेंसीज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो डॉलर होती है, यूएस डॉलर, फिर येन, एक होती है रेनमिनबी, एक होती है यूरो, और एक होती है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 5 करेंसीज जो होती हैं ये एसडीआर में प्रेजेंट होती हैं। और हमने देख लिया कोफर में कौन कौन सी करेंसी प्रेजेंट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है, एमएसपी में A2 प्लस FL कोस्ट डज क्या नहीं अकाउंट करता है, मतलब क्या उसमें किस चीज़ की उसमें काउंटिंग नहीं होती है A2 प्लस FL कोस्ट में। तो याद रखना, देखो सबसे पहले तो एमएसपी को मैंने बताया था रिकमेंड कौन करता है, एक तो करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और इसको अप्रूव कौन करता है, इसको करता है CCEA, मतलब कमीशन फॉर जो भी है, ठीक है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको पीएम हेड करते हैं, ये इसको क्या करती है, वो करती है क्या, अप्रूव करती है, ठीक है। इसके बाद जो CACP है ना, वो मतलब एमएसपी रिकमेंड करती है, तो वो रिकमेंड किसके बेसिस पे करती है, ठीक है। तो उसके 3 तरीके हैं रिकमेंड करने के। एक तो है A2 में होता है जितने भी ऑल एक्चुअल इनपुट कॉस्ट होते हैं, जो भी एक्चुअल इनपुट कॉस्ट होते हैं उन सारों को कैलकुलेट किया जाता है A2 में। एक होती है A2 प्लस FL होते हैं फैमिली लेबर, ठीक है, जो उसकी फैमिली लेबर होती है ना, फैमिली जो उसमें काम करती है उसको भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है A2 FL में। कॉस्ट ऑफ अनपेड फैमिली लेबर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये होती है A2 प्लस FL, फैमिली लेबर को भी इसमें इंक्लूड करके एमएसपी बताना, उसका मतलब 50% कर देना, उसको बोलते हैं क्या, A2 प्लस FL जो ये रिकमेंड करती है। तो ये याद रखना, अभी गवर्नमेंट क्या देती है, यही देती है, A2 प्लस FL को ही काउंट करके जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी देती है। ये आजकल का क्या है एमएसपी। लेकिन 2006 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बैठा था, किसके अंडर, MS स्वामीनाथन जी के अंडर। MS स्वामीनाथन जी के अंदर वो मतलब उन्होंने उसको हेड किया था। उन्होंने क्या बताया था कि A2 प्लस FL पे नहीं, एक C2 फॉर्मूला उन्होंने बताया था, जिसके बेसिस पे बताया था कि MSP उसका C2 का 50% आपको देना होगा, ठीक है। तब वो चीज़ मेन थी कि MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी उसमें उसने बताया था C2 फॉर्मूला, उसके बेस पे आपको MSP देना होगा। उसमें क्या था, एक तो A2 था, जितने भी इनपुट कॉस्ट है वो, एक थी फैमिली लेबर, और एक थी जो भी रेंट था उसका लैंड का, जो भी, अगर बाई चांस मान लो कि अगर फार्मर अपनी लैंड पे कोई क्रॉप्स ना उगाए और उसको वो किसी रेंट पे दे दे, ठीक है, या फिर कोई मतलब अपनी कैपिटल पे, या फिर कोई उसको इंटरेस्ट पे दे दे उस चीज़ को, तो अगर उससे जो वो इंटरेस्ट कमाएगा उसको भी उसमें ऐड करना होगा। तो ये 3 चीज़ें MS स्वामीनाथन जी ने ऐड करके एक C2 फॉर्मूला बताया था, और उस पर बोला था कि इस पे 50%, इसका 50% आपको देना है MSP के लिए। वो कब बताया था, 2006 में बताया था। लेकिन गवर्नमेंट क्या देती है, इस पे देती है। तो मेन फार्मर्स की डिमांड तो यही है कि ये हमें करना है। अगर गवर्नमेंट ये करती है ना, तो जो MSP है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको अप्लाई नहीं कर रही है, और केवल गवर्नमेंट इस पे MSP देती है A2 प्लस FL पे। रेंट ऑफ द लैंड जो है वो इंक्लूड नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखना है कि A2 प्लस FL में क्या इंक्लूड नहीं होता है। फर्स्ट, ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय फार्मर बोथ इन कैश एंड काइंड, ये तो हो गया ऑल इनपुट कॉस्ट A2। रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट, तो यही तो नहीं होता B, ठीक है, यही तो नहीं होता, बिल्कुल सही है। रेंट इंक्लूड नहीं होता, रेंट तो किस में इंक्लूड होता है, C2 में इंक्लूड होता है। तो आंसर आ गया इसका B, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया B। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बताना है। किसके बारे में, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। फर्स्ट है, इट एम्स टू रेगुलेट द प्राइस
वोलेटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये जो प्राइस वोलेटिलिटी होती है इंपॉर्टेंट एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ की, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। सेकंड है इट प्रमोट्स डायरेक्ट परचेज फ्रॉम फार्मर्स एट फार्म गेट और मंडीज, और इसमें क्या कर दिया जाता है, प्राइस को फार्म गेट पे ही उसको खरीदा जाता है। ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इसकी करेक्ट है। और ये जो स्कीम आई थी, ये कब आई थी, 2014-15 में ये स्कीम आई थी, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम। किस मिनिस्टर के अंडर आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फार्म एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये स्कीम आई थी। लेकिन बाद में इसको किसके अंडर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर इसको क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था 2016 में ही। तो अभी ये किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बनी थी इसके अंडर। ये भी आती है कि किसके अंडर ये बनी थी, लेकिन अभी किसके अंडर है, इसके अंडर है। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन जो फंड है वो। ठीक है, और मेनली जो भी कमोडिटीज़ का स्ट्रेटेजिक बफर है उसको इसमें प्रिपेयर मतलब बना के रखा जाता है, ताकि कोई भी जब प्राइस वोलेटिलिटी हो किसी भी कमोडिटी की, तो गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को रिलीज कर सके और फिर स्टेबलाइज हो जाए उसके प्राइस। ठीक है, और ये सेंट्रल फंड है, तो इसको मैनेज कौन करता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी इसको क्या करती है, मैनेज करती है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में। आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मिशन कोकिंग कोल के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है मिशन कोकिंग कोल एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक कोकिंग कोल विच हैज़ हाई ऐश कोल कंटेंट। तो इसमें जो है हाई ऐश कोल कंटेंट का जो प्रोडक्शन है वो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। बिल्कुल सही है, मतलब जो कोकिंग कोल है उसको प्रोड्यूस करना बिल्कुल सही है। सेकंड है द मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर पंचामृत प्रोग्राम टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी। तो देखो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है कि ये पंचामृत प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया। जो पंचामृत प्रोग्राम है ना, ये तो जो था ये प्रोग्राम कोप 26 में पंचामृत में 5 फोल्ड स्ट्रेटर्जी एक इंडिया ने अडॉप्ट की है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। उन 5 फोल्ड स्ट्रेटर्जी क्या है, मतलब 5 फोल्ड स्ट्रेटर्जी इंडिया ने अडॉप्ट की है पंचामृत प्रोग्राम के अंडर। 5 फोल्ड स्ट्रेटर्जी क्या है, सबसे पहली है कि इंडिया जो है 2000 मतलब मेन सारी ये क्या है 2030 तक की हमारी टारगेट है। ठीक है, 2030 तक के टारगेट है कि जो इंडिया है नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको कितना इंक्रीज करेगा, 500 गीगावाट तक इंक्रीज करेगा। पहले हमारा टारगेट कितना था, 450 था। अब हमारा इंडिया टारगेट कितना करेगा, 500 गीगावाट तक इंडिया जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कैपेसिटी करेगा 2030 तक। पहला टारगेट तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा टारगेट क्या है कि इंडिया की जो 50% एनर्जी नीड्स हैं, हमारी कंट्री की जो 50% एनर्जी नीड्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम कंप्लीट करेंगे 2030 तक। तीसरा टारगेट क्या है हमारा, तीसरा टारगेट है कि हम 2030 तक 1 बिलियन टन, कितनी 1 बिलियन टन जो वो है ना कार्बन एमिशन उसको कम कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, कार्बन एमिशन को हम 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर देंगे। चौथा हमारा टारगेट क्या था कि हम जो कार्बन इंटेंसिटी है ना उसको रिड्यूस कर देंगे। कार्बन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर देंगे कितना, 45% तक। 2030 तक हम 45% कार्बन इंटेंसिटी को कम कर देंगे। इसके अलावा हमारा 5th टारगेट क्या है कि हम 2070 तक हम क्या हो जाएंगे, नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, नेट जीरो का हमारा टारगेट है कब, 2070 तक। तो याद रखना 2070 तक हमारा टारगेट है नेट जीरो का। कार्बन इंटेंसिटी को 45% रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। 1 बिलियन टन कार्बन जो एमिशन है उसको कम कर देंगे। 50% जो हमारी एनर्जी नीड्स होंगी उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम कंप्लीट करेंगे और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी हम बना लेंगे 2030 तक। ये था मेन टारगेट पंचामृत प्रोग्राम के अंडर। तो ये नहीं है, कुकिंग कोल मिशन इसके अंडर नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली ए। ठीक है, कुकिंग कोल के ही उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये आंसर आ गया ए, सेकंड रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे।
क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पे हमें बताना है। सबसे पहले है इट डज नॉट प्रोवाइड ए जुडिशियल मैकेनिज्म फॉर हियरिंग डिस्प्यूट्स। इसमें जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है, ये क्या जुडिशियल मैकेनिज्म नहीं वो करता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जुडिशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है डिस्प्यूट्स को हियर करने के लिए। सेकंड, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइंग लेस देन 50 वर्कर्स। बिल्कुल 50 से कम वर्कर्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड, इट फिक्सेस द मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर्स लिमिटेड 10 आवर्स पर डे। ऐसा नहीं है कि 10 आवर्स पर डे, जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 8 आवर्स पर डे, ना कि 10 आवर्स पर डे। ठीक है, 8 आवर्स मतलब पर डे मैक्सिमम लिमिट है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फोर्थ है इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन इन हैजार्डियस और डेंजरस ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि वुमेन की एम्प्लॉयमेंट को हैजार्डियस और डेंजरस ऑपरेशंस में बंद करता है, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब बस ये है कि उनको आपको एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड करने पड़ेंगे उनके एम्प्लॉयमेंट से पहले ही। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन वो वुमेन को डिनाई नहीं करते किसी जॉब में लाने के लिए। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना जो 2021 में किया गया है। तो सबसे पहले इट रेजेस द लिमिट ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर टू 74%। बिल्कुल, इसमें एफडीआई की लिमिट कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई है। और जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसको अमेंड किया गया है। सेकंड है द एक्ट रिक्वायर्स इंश्योरर टू होल्ड ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन एसेट विच वुड बी सफिशिएंट टू क्लियर देयर इंश्योरेंस क्लेम लायबिलिटी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्ट में क्या रिक्वायर है कि इंश्योरर जो है एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसेट्स में होल्ड करे जो सफिशिएंट हो उसके इंश्योरेंस क्लेम लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है करेक्ट है। दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी करेक्ट है, तो आंसर क्या जाता है सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे 84 पे। क्या बोलता है, अपीलेट बॉडी ऑफ WTO के बारे में हमें बताना है। अपीलेट बॉडी ऑफ WTO, ठीक है, कब सेटअप की गई थी, 1995 में सेटअप की गई थी। ठीक है, अपीलेट बॉडी कब सेटअप की गई थी, 1995 में सेटअप की गई थी। सबसे पहले है कि दिस बॉडी के हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे हैं, जेनेवा में है। तो यस, इस बॉडी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, जेनेवा में है। सेकंड है इट हैज़ ऑथोरिटी टू एस्टेब्लिश डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल एंड सस्पेंड सस्पेंशन कंसेशंस गिवन टू कंट्रीज इन इवेंट ऑफ क्या है, इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद इट्स रूलिंग। तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो अपीलेट बॉडी है WTO की वो डिस्प्यूट सेटल नहीं करती है। डिस्प्यूट सेटल कौन करती है, जो हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की, वो डिस्प्यूट सेटल करती है, ना कि ये जो अपीलेट बॉडी है ये नहीं करती है। तो सेकंड रॉन्ग है, ए फर्स्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए। और जो ये अपीलेट बॉडी है मेनली इसमें कितने होती है, इसमें ये क्या है, वो है क्या है, एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं जो अपील्स के ऊपर क्या करते हैं, बैठते हैं, प्रिसाइड करते हैं। 7 मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और जो ये 7 मेंबर्स होते हैं इनका जो है 4 ईयर्स का टर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, जो डिस्प्यूट अपीलेट बॉडी होती है उसमें 7 मेंबर्स होते हैं और 7 मेंबर्स में उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 ईयर्स होता है और वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो होते हैं मतलब WTO मेंबर्स के उनके जुरिडिक्शंस के अगेंस्ट ये बैठती है। उसके अलावा ये आप मॉडिफाई और रिवर्स भी कर सकते हैं जो भी लीगल फाइंडिंग्स है पैनल की, जो जिन्होंने डिस्प्यूट सेटल किया था उनकी। ठीक है, जो डिस्प्यूट सेटल किया था उनकी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अभी इशू क्या है, प्रेजेंट में इसमें कोई भी मेंबर नहीं बचा है। US जो है इसकी अपॉइंटमेंट ब्लॉक कर रहा है और वो बोल रहा है कि जो WTO है वो क्या है, बाइज्ड है, बाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है अगेंस्ट इट। सो वो उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसको होने ही नहीं दे रहा है अपीलेट बॉडी में। तो ये स्टेटमेंट, इसलिए ये अपीलेट बॉडी जो है वो न्यूज़ में आई है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। द प्लान वाज पोस्टपोन्ड बाय 2 years। ये जो प्लान था 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट सेंटर। द प्लान अंडरटुक ड्रास्टिक पॉलिसी मेजर टू कॉम्बैट द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इंट्रोड्यूस फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्स। तो ये 5 साल के प्लान के बारे में बता, अच्छा मतलब 2 साल लेट हुआ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण। और
क्या मतलब इसमें किस चीज़ के लिए मेजर लिए गए, टू कॉम्बैट बैड इकोनॉमिक सिचुएशन और फिजिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे किए गए। तो एक ही साल था जहाँ पे किए गए, कौन सा था वो, 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 8th प्लान था जो 1992 से 1907 में चला था और 1990 से 92 तक ये क्या किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। और फिर यहाँ पे कौन से रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। तो ये सबको पता होना चाहिए। आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। एसएफएसी के बारे में बताना, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम क्या है, सबसे पहले इट इज रजिस्टर्ड एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सबसे पहले ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जो है वो हमारी बॉडी है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है कि ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जो है हमारी बॉडी रजिस्टर्ड है। सेकंड है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एक्ट एज प्रेसिडेंट। इसके जो प्रेसिडेंट के रूप में जो करते हैं, बिल्कुल ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो वो होते हैं, वो कौन होते हैं, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट। मिनिस्ट्री कौन सी है, कब बनी थी, 1994 में बनी थी। और इसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर। थर्ड है इम्प्लीमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल, जो ई नैम है, ई नैम प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म है, उसको ये इम्प्लीमेंट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसको भी ये मतलब एक इसको भी इम्प्लीमेंट करती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आंसर आ गया डी। कुछ और स्कीम भी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करती है ये, जैसे कि EGCGF मतलब इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट गारंटी फंड, ठीक है। इसके अलावा FPO, NAM, VCA मतलब वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, इन सबको ये क्या करती है, इनको भी इम्प्लीमेंट करती है। और ENAM को भी ये वो करती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा डी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, डी। और याद रखना SFAC के कुछ रिसेंट इनिशिएटिव आपको पता होने चाहिए। इसके क्या होने चाहिए, कुछ रिसेंट इनिशिएटिव आपको पता होने चाहिए। रिसेंट इनिशिएटिव SFAC के क्या है, एक तो किसान रथ ऐप इसने लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप किसने, SFAC ने लॉन्च किया, किसान रथ ऐप, ठीक है। इसके अलावा इसने जो एपीडा है ना, APEDA, ठीक है, एपीडा के साथ इसने क्या किया है, एक MOU साइन किया है। क्या किया इसने, एपीडा के साथ एक MOU साइन किया है बेटर सिनर्जी लाने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। और ये एपीडा कौन से मिनिस्टर के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है, ठीक है। ये एपीडा किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इसके अंडर आता है। तो ये कुछ इसके रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये किसके बारे में बताया मैंने, SFAC के बारे में। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो गया इसका डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। रिसेंटली कन्फर्ड एज स्टेटस, और अभी उसको रामसर साइट का स्टेटस मिला है। और ये मध्य प्रदेश में बना है ये। बारगीत एंड द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सुलानी रिवर के कन्फ्लुएंस पे बना है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पार्ट है। तो हमें बताना कौन सा, तो याद रखना ये कौन सा, हैदरपुर वेटलैंड। कौन सा, ये हैदरपुर वेटलैंड। और ये कौन सा बना है, 47th रामसर साइट के रूप में ये अपनाया गया है, ठीक है। और यूपी का कौन सा, ये 10th है, ठीक है, 10th इन यूपी। और ये क्या है, मैनमेड है, ठीक है। ये कौन सा है, मैनमेड है, याद रखना इसको, मैनमेड है। आसान कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, याद रखना ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सबसे पहले तो यमुना डिस्ट्रिक्ट, यमुना में है। उसके बाद किथम, या फिर जो ये किथम लेक, या फिर इसको सुर सरोवर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुर सरोवर भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे, ये यूपी में है। थोल लेक कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। हमें रामसर साइट पहचाननी है, तो कौन सी रामसर साइट है, हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। जो नए नए ऐड हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है IBRD। काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कितने पार्ट्स हैं, उसमें एक IBRD है। तो IBRD एक डेवलपमेंट बैंक है वर्ल्ड बैंक का, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही जो एक पार्ट है वो है कौन सा, IBRD। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन, जो ये है इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, नहीं ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मार्केट बेस्ड जो इंटरेस्ट रेट है वो लगता है, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट लगता है इन पे भी,
ठीक है, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट लगता है। थर्ड है इट प्रोवाइड लोन्स ओनली टू पब्लिक सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। और ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुकी हूँ, इसे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये पार्ट है, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इंडिया क्या IBRD का पार्ट है, यस इंडिया भी इसका पार्ट है। 4 पार्ट हो रहा है इसके, कौन सा, एक तो IFC, एक IDA, एक है मीगा और एक है ICSID, और इंडिया जो है इन चारों ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन ISID का इंडिया पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। IMF के बारे, कोटा फॉर्मूला ऑफ IMF के बारे में हमें बताना है, किस किस चीज़ पे जो कोटा फॉर्मूला है वो बेस करता है। फर्स्ट है GDP ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट, इस पे बेस करता है। GDP ऑन PPP एक्सचेंज रेट, इस पे बेस करता है। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इस पे बेस करता है। ओपननेस पे भी बेस करता है, और इंटरनेशनल रिजर्व पे भी बेस करता है, तो सब पे बेस करता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सारे ही जिसमें होंगे, आंसर आ गया डी। कहाँ इसका आंसर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 90 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग FPO। FPO के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। इट कैन बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको एज ए कंपनी भी रजिस्टर किया जा सकता है और ए सोसाइटी भी रजिस्टर किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इट्स मैनेजमेंट लाइज विद SFAC, इसका जो मैनेजमेंट है वो लाइज करता है किसके साथ, FSAC के साथ। तो याद रखना इसका जो मैनेजमेंट है, याद रखना इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन करते हैं, इसके मेंबर्स इटसेल्फ करते हैं, इसका मैनेजमेंट मेंबर्स ही करते हैं, लेकिन जो SFAC है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके प्रमोशन में, इसके प्रमोशन में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैनेज नहीं करता। ठीक है, याद रखना मैनेज मेंबर्स इसके खुद ही करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में बताना है इंडिया की। मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग दैट कैन बी रेज्ड बाय एन एलिजिबल एंटिटी इन ए फाइनेंशियल ईयर इज $750 मिलियन अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि ऑटोमेटिक रूट के अंडर जो $750 मिलियन की लिमिट है। सेकंड है कंपनीज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर बार्ड फ्रॉम रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ऐसा थोड़ी ना है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग वो कर सकते हैं, ठीक है, वो रेज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कैन नॉट बी यूज टू मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट, नहीं इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। लेकिन जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है वो कहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकती, ठीक है, वो कहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकती, कहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकती, देखो हाँ, इक्विटी यहाँ पे मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में यूटिलाइज नहीं हो सकती। एक तो हो गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट में वो नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो और कहाँ पे नहीं वो हो सकती, तो एक्सटर्नल कमर्शियल इक्विटी में, ठीक है, इसके अलावा जो कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में, और इसके बाद रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में, ठीक है, रियल इस्टेट की एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को वो नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आंसर बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 92 पे। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है द ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एट करंट प्राइसेस हैज बीन कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग सिंस द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल में कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है हमारा जो GVA है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का करंट प्राइसेस पे। क्या ऐसा हो सकता है कि कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, नहीं, देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम GVA की बात करें, अगर यहाँ पे 2015-16 की बात करें और यहाँ पे 2018 19 या 20 की बात करें, तो देखो ऐसे जा रहा है, ये गया, तो ये ऐसे है, ठीक है, ये 17.8% है, तो ये ऐसे इसका ग्राफ है ग्रोस वैल्यू एडिशन का, तो ये बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंटली इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है। सेकेंड है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैज़ बीन डिक्रीजिंग ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। तो जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में वो डिक्रीज कर रही है लास्ट 5 ईयर्स में। तो देखो जो लास्ट 5 ईयर्स का ग्राफ है ना, जो उसका वो ये है ऐसे, ठीक है, तो डिक्रीज नहीं कर रही, एक बार डिक्रीज करी है फिर इंक्रीज करी है, ऐसा नहीं है कि डिक्रीज ही कर रही है। तो ये है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का ग्राफ। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो 92 का आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। अरेंज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके सबसे ज़्यादा है, किसके सबसे कम है, उसके बेस पे हमें लगाना है, और अभी जो रिसेंट होगी उसके आप देख लेना
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता क्या क्या है? वैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, उसके बाद गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, कंट्री की आईएमएफ के साथ जो रिजर्व पोजीशन होती है वो भी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पे है चाइना, ठीक है, सबसे ज़्यादा पे है चाइना, उसके बाद है जापान, ठीक है, सबसे चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, ठीक है, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। तो हमें किस में बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे ज़्यादा चाइना का है, फिर जापान का है, तो जापान थर्ड सबसे जो है हमारा क्या आना चाहिए? लार्जेस्ट आना चाहिए, तो थर्ड इसी में है लार्जेस्ट। तो आंसर क्या आ गया? डायरेक्ट सी, ठीक है। तो बस इतना ही पता होना चाहिए, लार्जेस्ट आप याद रख लो। फिर आ जाते हैं 94 पे। मैनी पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991 वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1 रिपोर्ट। तो उसके बारे में बताना है, उन्होंने क्या क्या बोला था। तो फर्स्ट है कि रेगुलेटिंग प्राइस स्ट्रक्चर ऑफ कोमोडिटीज़, ठीक है, सेकेंड है डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और थर्ड है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ सेबी। तो याद रखना उन्होंने क्या बोला था, मेन उनका एम क्या था? डी रेगुलेशन। तो ये तो नहीं होगा कि रेगुलेटिंग प्राइस, नहीं, डी रेगुलेटिंग बोला होगा उसने, प्राइस तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट होगी। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट यस ये बोला होगा, और थर्ड है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ सेबी, तो ये भी यस उन्होंने बोला था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका? बी, ठीक है। और जो ये रिडक्शन इन इंपोर्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी है, ये किसने बोला था? ये एक चिलिया कमेटी बैठी थी, चिलिया कमेटी, उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। एफआरपी के बारे में बताना है। एफआरपी और एमआरपी कौन रिकमेंड करता है और कौन वो करता है, वो मैंने बता चुकी हूँ। फर्स्ट है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किया जाता है, बिल्कुल ये भी किया जाता है। रिटर्न ऑन ग्रोवर्स फ्रॉम अल्टरनेटिव क्रॉप्स, ये भी किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर्स एट फेयर प्राइस, ये भी किया जाता है। और रियलाइजेशन मेड फ्रॉम सेल ऑफ मोलेसिस, ये भी किया जाता है। तो ये सारे ही उसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। आंसर क्या आ गया? डी। रिकमेंड कौन करता है? CACP, और अप्रूव कौन करता है? CCEA। तो ये हम बता चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। 5 ईयर प्लान के बारे में बताना है। वेरियस 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर जो प्लान था उसमें क्या हुआ था? तो ये है प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखो प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस जो था ना, ये 4th 5 ईयर प्लान में हुआ था, ना कि 3rd 5 ईयर प्लान में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 8th 5 ईयर प्लान में बोल रखा है फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। जो फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी है वो किस में फोकस हुआ था? 7th 5 ईयर प्लान में हुआ था, ना कि 8th में। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ओनली और ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, रिडक्शन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो आंसर क्या आ गया इसका? बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। संधायक क्या है? संधायक क्या है एक, ठीक है, संधायक क्या है? तो संधायक क्या है? ये है फर्स्ट शिप ऑफ सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट। सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट शिप है उसको बोले देते हैं INS संधायक। इसको J18 भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? J18 भी बोलते हैं। इसको किसने बनाया था? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसको बनाया है, इंडियन नेवी की, ठीक है। इसका प्राइमरी रोल क्या था? फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना पोर्ट्स का, हार्बर्स का, ठीक है, पोर्ट्स और हार्बर्स का सर्वे करना था इसका मेन टारगेट। तो ये थी क्या? संधायक, INS संधायक। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। फसल के बारे में बताना है। फसल मतलब फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस एंड एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? फसल। ये है क्या? फसल। फर्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो याद रखना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए एक डिफरेंट पोर्टल यूज किया गया था जिसको बोलते चमन। क्या था? एक चमन था, वो था हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। और जो ये फसल था ये सारी मतलब लगभग 9 क्रॉप्स आती हैं इसमें, उनके लिए था। जैसे जो भी मतलब मेन क्रॉप्स हैं उनके लिए कौन सा था? यही था। और ये फील्ड क्रॉप्स के फोरकास्टिंग के लिए था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। सेकंड है टेक्निकल सपोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय इसरो। टेक्निकल सपोर्ट इसरो ने प्रोवाइड किया इसको मेथोडोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो फसल की आपने फुल फॉर्म देख ली। चमन क्या है? चमन है कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर, कोऑर्डिनेटेड
हॉर्टिकल्चर, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये क्या है, चमन की फुल फॉर्म है, ये देख ली। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, फसल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्री एंड फार्मर वेलफेयर, एग्री एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आते हैं ये। और कौन इसको प्रोग्राम को वो लॉन्च मतलब ऑपरेशनलाइज कौन करेगा, प्रोग्राम्स ऑपरेशनलाइज्ड बाई कौन है, मेलानोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, मेलानोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर इसको क्या करेगा, ऑपरेशनलाइज करेगा। और ये किसके अंडर होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर होंगे ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फसल और चमन के बारे में, दोनों ही चीजें होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोलता है, NIMZ के बारे में बताना, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। सबसे पहले है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है, ऑल बिल्डिंग्स इन NIMZ विल बी ग्रीन बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग्स जो होंगी वो इसके अंडर ग्रीन बिल्डिंग होंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो जितनी भी बिल्डिंग्स NIMZ के अंदर ग्रीन रेटिंग होगी जिनकी, ठीक है, जिन भी बिल्डिंग्स की ग्रीन रेटिंग होगी गृहा के अंदर, गृहा जो स्कीम चल रही है ना उसके अंडर जिनकी भी ग्रीन, उनको ही 2 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा, उनको ही 2 लाख का जो बेनिफिट दिया जाएगा। इसका मतलब NIMZ के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं वो ग्रीन नहीं है, जो भी ग्रीन होंगी उनको 2 लाख का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगी वो बेनिफिट वो करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, इन्वायरमेंटल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल यूनिट इन NIMZ। अगर आप NIMZ में कोई इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल यूनिट बना रहे हो तो उसके लिए इन्वायरमेंटल ऑडिट जरूरी नहीं है, नहीं, इन्वायरमेंटल ऑडिट जरूरी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑडिट जरूरी है वहाँ के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। तो फर्स्ट केवल 1 ही हमारी करेक्ट है। याद रखना, देखो एक तो हमने पढ़ा था SCZ क्या था, मेनली एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए था। NIMZ क्या है, ये मेनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, स्टेट की पार्टनरशिप में मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और मेनली मैन्युफैक्चरिंग पे इसमें फोकस करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इसमें मेनली फोकस करना है। तो आंसर हो गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड फैमिली बिलोंगिंग टू BPL, ये सारी ही इसमें वो है, तो आंसर आ गया A। ठीक है, तो ये सारी ही इसमें वो है। अगर आप इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो पूरी वो है वो पढ़ना है, सारे ही बेनिफिट्स उसके अंदर दिए जाते हैं, सबको ही ये जो है गरीब कल्याण अन्न योजना का बेनिफिट जो है वो इसके अंडर दिया गया है। ठीक है, जो अभी कोविड के टाइम पे जो चल रही है उसमें सबको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। तो याद रखना इस चीज़ को, आंसर आ गया A। तो हमारे टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं विजन IAS टेस्ट सीरीज़ के वो कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। ठीक है, आपके फ़ोन जितने भी हैं सारे फ़ोन से आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के फ़ोन भी लेके सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मेरी तरफ से कर दो। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हमारी और जो टेस्ट सीरीज़ चलेंगी जैसे ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप रेडी रहना, वो नई शुरू होने वाली है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।